बिहार में से तो ऐसे भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले ही जनता मन बना चुकी थी कि साफ हो गए हैं। और इन 3 राज्यों के बाद, चूंकि यह हिंदी राज्य बिहार भी है, यहाँ से अब तो इनका नाम लेवा भी कोई बचने वाला नहीं है। पहले हो सकता था कि कोई नाम लेने वाला भी रह जाता हो, लेकिन इन राज्यों के परिणाम के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, यहाँ तक उनके परिवार में भी नहीं रहेगा। जो कटें के कुचायकोट के वर्तमान विधायक जी हैं, माननीय अमरेंद्र पांडे जी, वो विधायक हैं, पिछले 5 बार से विधायक हैं। और आपको यह जानना होगा कि उनको विधायक बनाने में हमारी भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के चुनाव में आए थे, भाजपा और जदयू का गठबंधन था और चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे जैसे कुचायकोट के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना और वोट दे करके उनको विधायक बनाया था। अब उनका बैकग्राउंड क्या है उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब सीधा आमना सामना होगा माननीय विधायक जी के या किसी का, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीत रही है। एक लहर चल रहा है, आने वाले 2025 में और इस 24 में भी भाजपा का लहर रहेगा इस बिहार में, और सामने कोई टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कोई हो। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमारे दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार भाजपा के कद्दावर नेता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। हम स्वागत करते हैं त्रिपाठी जी आपका द पॉइंट मीडिया के कैमरे पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरा मीडिया और आपके द पॉइंट मीडिया के साथियों को भी बधाई और शुभकामना। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। 3 राज्यों में आपकी पार्टी ने जीत हासिल की और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो सरकार जिस तरीके से बनाई गई थी, उसके बाद जो भाजपा के ऊपर चोरी की सरकार बनाने के आक्षेप लग रहे थे, उसको यूं कहें कि इन 3 राज्यों की जीत ने थोड़ा बहुत धो दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जी। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इसके पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी कोई चोरी की सरकार नहीं बनाती है, ठोक के बनाती है और खुलेआम बनाती है और जनता के प्रबल सहयोग से बनाती है। तो ऐसा आपका कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले चोरी की सरकार बनाई थी, यह बिल्कुल नावाकिफ है। आप अपने थोड़ी सी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करिए। नहीं, ऐसा मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि तमाम आरोप जो विरोधी दलों के द्वारा लगाए जा रहे थे, चूंकि जनता ने वहां पर स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया था। दूसरे दलों से विधायक यूं कहें कि आयातित करा करके और वहां पर सरकार जो बनाई गई, दूसरे दलों की जो वहां पर स्थिति हुई, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, उनके साथ उनके समर्थक जो आए, तो इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहे थे कि तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाने वाली जो बात कही जा रही थी, या चोरी की सरकार। फिलहाल 3 जीतों के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं उस बात का आपको फिर से जवाब देना चाहता हूं कि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए, एकनाथ शिंदे जी दिए या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, इन लोगों ने अपने मन की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज से लोग भाजपा के साथ आए थे। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे और उनको लगा कि जिस जगह पर वो थे उनकी आवाज प्रबल नहीं हो पा रही थी, अथवा वह दम घुट रहा था इनका, क्योंकि जिस हिंदू आधार पर शिवसेना ने अपनी पार्टी का गठन किया था और उसी का गला घोंट करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के जाकर साथ मिल गए थे, उससे नाराज विधायकों ने शिवसेना से हट करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो यह शिवसेना की प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के मुख्य धारा में आता है, सबको साथ लेके चलती है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी अभी मुख्यमंत्री चुने गए हैं, शिवराज सिंह चौहान को पदस्थापित किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कहीं ना कहीं खेला हो गया है? कोई खेला नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं खेला। भारतीय मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, जनता ने प्रचंड बहुमत से, मैं प्रचंड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मत से अपने विधायक दल का नेता का चुनाव डॉक्टर मोहन यादव जी को और विष्णुदेव साय जी को और भजनलाल शर्मा जी को किया है। तो विधायकों ने जिसको चुना उसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये एक ट्वीट जो कहें कि वायरल हो रहा है इस समय कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मामा को मोहन ही निपटाता है। अभी आप लोग या पार्टी को ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के
क्या प्लान्स होने चाहिए? एक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों की क्या सोच है? नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोगों के बड़े नेता जी। हैं, आदरणीय नेता हैं, और मध्य प्रदेश को एक ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, एक मुकाम दिया है, भारतीय राजनीति में एक नए मानदंड स्थापित किए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी का योगदान अहम है। भारतीय जनता पार्टी उनको आगे रख के अपनी तमाम बातें करती है और आगे भी करती रहेंगी, उसमें कहीं कोई उनके कद और पद की बात नहीं है। इन 3 राज्यों के परिणामों का बिहार में क्या प्रभाव रहने वाला है? जबरदस्त प्रभाव रहने वाला है। बिहार में से तो ऐसे भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले ही जनता मन बना चुके थे कि साफ हो गए हैं, और इन 3 राज्यों के बाद चूंकि यह हिंदी राज्य बिहार भी है, जहां से अब तो इनका नाम लेवा भी कोई बचने वाला नहीं है। पहले हो सकता था कि कोई नाम लेने वाला भी रह जाता हो, लेकिन इन राज्यों के परिणाम के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, यहाँ तक उनके परिवार में भी नहीं रहेगा। 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा थी, दूसरे दलों से आए हुए जो बड़े नेता होते थे उनको एक सम्मानित पद दिया जाता था। कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद जो दूसरे दलों के नेताओं के साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि बिहार में दूसरे दल से जो नेता इच्छुक हैं कि हम अपना जनाधार लेकर के, हम अपने लोगों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, उनके बीच कोई असुरक्षा की भावना आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दूसरे दलों के नेताओं को लेती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भाजपा की नीतियों और भारत माता के सेवा करने की परंपरा से आते हैं, वो भाजपा में आते हैं, भाजपा उनका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आप देख रहे होंगे जो भी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, भजनलाल शर्मा जी, किसी ने नाम नहीं सुना था। आप और हमारे जैसे लोग, हम लोग तो पार्टी में काम करते हैं तो सबसे संपर्क में रहते हैं, लेकिन आम जनता में बहुत उनका नाम भी नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी असम के सीएम हैं, वो भी पहले किसी और दल में ही थे। आपने जिनके खिलाफ में प्रवासी प्रभारी का दायित्व निभाया था उत्तर प्रदेश में, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कभी बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा दूसरे दलों के नेताओं को लेती नहीं है अपने अंदर? दूसरे दलों के नेताओं को लेती नहीं है। दूसरे दल में रहने वाले लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होते हैं, तब भाजपा उनका स्वागत करती है। आपके शब्द में हमारे उत्तर को समझिए। देखिए, उत्तर आप प्रश्न आप करते हैं तो उत्तर सराहने की क्षमता रखिए। बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा ने बसपा से नहीं बुलाया था, वह स्वतः आए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी स्वतः आए थे। भाजपा में आकर के भारत माता की सेवा में तत्पर हुए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, निश्चित रूप से कहूंगा कि भाजपा में आने के बाद उनका कद भी बढ़ा, उनका पद भी बढ़ा, और उनकी सोच भी बदल गई। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोच में कहाँ कमी रह गई या सेवा में कहाँ कमी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके सोच में कोई अंतर नहीं है। उनके तो खून में, उनके तो खानदान में भाजपा है। विजय राजे सिंधिया को आप ध्यान में रखिए, भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोग थे। कभी माधवराव सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो डीएनए भाजपा ही है। वो कांग्रेस में गलती से चले गए थे। कांग्रेस में कुछ दिनों के लिए चले गए थे, बाय फॉल्ट चले गए थे, लेकिन उन आत्मा से भारतीय हैं और उनकी आत्मा भाजपा में है। चलिए, एक प्रश्न मेरा ये भी रहेगा कि तमाम राज्यों के चुनावों में देखा गया है कि चेहरा नहीं घोषित करने की जो भाजपा की तकनीक है, वो जो काफी सफल भी होती हुई आई है, क्या बिहार में भी चुनाव इसी आधार पर लड़े जाएंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि पूरे भारत में भाजपा ही एक ऐसा दल है जो कैडर आधारित दल है जी, जो कार्यकर्ता आधारित दल है। कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के सेवा और समर्पण के बल पर ही चुनाव जीतती है। इसलिए भाजपा में कौन चेहरा होगा और कौन नहीं होगा, इसकी भाजपा में बहुत चिंता नहीं रहती है। भाजपा एज ए पार्टी काम करती है, पार्टी में जो सामने आएगा उसका चेहरा बनाएंगे। आपके पिछले साक्षात्कार जो आपने हमें दिया था, उसके बाद से हमारे तमाम दर्शकों की ये मांग है, क्योंकि आप पंचदेवरी से ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, जो कि कुचायकोट विधानसभा में आती है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके बीच और कुचायकोट के वर्तमान विधायक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी के बीच मुकाबला हो ही जाना चाहिए। तो इस पर आपके क्या मत रहेंगे? देखिए, मुकाबला मेरा किससे होगा और किससे नहीं होगा उसकी चिंता मुझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं वर्षों से 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। भाजपा का एक मजबूत सिपाही हूँ, भाजपा का एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुशीनगर जैसे जगह का छात्र संघ का महामंत्री रहा,
विद्यार्थी परिषद में गोरखपुर विश्वविद्यालय का मंत्री रहा और प्रदेश स्तर का पदाधिकारी रहा। जी। आज आपको हमें बताते हुए मुझे गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि जब हम गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में उस समय कटिया और पंचदेवरी एक प्रखंड हुआ करता था। मैं कटिया मंडल का एज ए महामंत्री काम करना शुरू किया था। हमारे अंदर कहीं कोई ईगो नहीं था कि हम तो उत्तर प्रदेश में छात्र संघ की राजनीति करके आए हैं, तो युवा मोर्चा में बहुत एक छोटे पद पर हम क्यों जुड़े, लेकिन हम इसलिए जुड़े कि हम धरती से काम करेंगे। तो हम समझिए कि एज ए मिस्त्री, एज ए वर्कर काम किए और मिस्त्री और फिटर से होते हुए आज इंजीनियर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह भाजपा में संघर्षों का परिणाम है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि हमें अपना उम्मीदवार कुचायकोट से बनाती है तो सामने कौन रहेगा, मुकाबला किससे होगा, इसकी कोई चिंता हमें नहीं है। जो आएगा आएगा। भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं, भाजपा पार्टी टिकट देती है हमको, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं वर्तमान कुचायकोट विधायक के बैकग्राउंड के बारे में भी चर्चा होती है। 5 बार से वो लगातार विधायक हैं विभिन्न क्षेत्रों से, पहले कटिया से भी 2 बार जीते और फिर कुचायकोट से लगातार विधायक रहते हुए आ रहे हैं। उनके सामने किसी के न टिक पाने की बात भी कही जाती है और उनके बारे में ये शब्द जोड़े जाते हैं, बाहुबली या जनसेवक, ऐसे शब्द भी जोड़े जाते हैं। तो इनको लेकर के आपके मन में कोई भय नहीं है पिछले साक्षात्कार के बाद से? देखिए, जो कटिया के कुचायकोट के वर्तमान विधायक जी हैं माननीय अमरेंद्र पांडे जी, वो विधायक हैं जी, पिछले 5 बार से विधायक हैं जी। और आपको यह जानना होगा कि उनको विधायक बनाने में हमारी भी महत्वपूर्ण योगदान है जी। क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के चुनाव में आए थे, भाजपा और जदयू का गठबंधन था और चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे जैसे कुचायकोट के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना और वोट दे करके उनको विधायक बनाया था। तो भी हाँ, अच्छा, कुचायकोट से विधायक हम कुचायकोट विधानसभा से आते हैं, तो भी आज हमारे विधायक हम हमारे माननीय विधायक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका बैकग्राउंड क्या है उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जब सीधा आमना सामना होगा माननीय विधायक जी का किसी का, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीत रही है। एक लहर चल रहा है। आने वाले 2025 में और इस 24 में भी भाजपा का लहर रहेगा इस बिहार में, और सामने कोई टिक नहीं पाएगा, चाहे वो कोई हो। कार्यकारिणी समिति के आप लंबे समय से सदस्य हैं, गोपालगंज के वरिष्ठ नेताओं में भी आपकी गिनती होती है और प्रदेश में भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सांसद का प्रत्याशी कौन होगा? लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी किसको देने वाली है गोपालगंज से? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद का प्रत्याशी कौन होगा जी, तो भारतीय जनता पार्टी में इतने काबिल लोग हैं कि हमारे एक मंडल अध्यक्ष को भी यदि सांसद का टिकट बन जाए तो भी विपक्ष के किसी नेता से बहुत बड़ा नेता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होगा जी। तो हमारे यहाँ तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका सिपाही बनकर उसको तन मन से काम करेगा और वह चुनाव जीतेगा। तो हमारे यहाँ प्रत्याशी को लेकर के कोई बवाल नहीं है, कोई हल्ला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी घोषणा हो जाती है उसके पीछे सभी लग जाते हैं, और यहाँ गोपालगंज में भी वही होगा। इसका कारण क्या है कि जब एक बार घोषणा हो जाती है तो हो सकता है 2-4 दिन जो अन्य उम्मीदवार रहे हो टिकट के लिए वो थोड़ा सा शोक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद एक गजब की एकता देखी जाती है कि कभी कोई शोक नहीं मनाता है जी। हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। हमारे लिए यह देश प्रथम है, पहले देश है, उसके बाद दल है, उसके बाद अपना दिल है, ये ध्यान रहे जी। तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र का निर्माण करना है, भारत माता को परम वैभव पर ले जाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रे करता देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए, संगठन के लिए काम करता है। यही कारण है कि जिसको टिकट मिल जाता है उसके पीछे सब लोग लगे रहते हैं। सर, आप जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के सीनेट के भी सदस्य हैं और लगातार मैंने भी सवाल किए हैं और तमाम जगहों पर ये आंदोलन होते रहे, मुद्दे उठाए जाते रहे हैं कि छात्रों का भविष्य गर्त में ले जाया जा रहा है, सेशंस लेट हो रहे हैं लगातार परीक्षाओं के। एक बार इस पर भी आपसे बातचीत हुई थी हमारी और आपने आश्वासन दिया था कि इसको ठीक करने को लेकर काम चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? वो अब तक काम कहाँ तक पहुंचा? देखिए, जहां तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सेशन लेट होने का सवाल है, तो पहले जितना लेट था अब उतना लेट नहीं है। मानता हूं कि फिर भी लेट है, लेकिन पहले जहां 4 साल 5 साल का गैप हुआ करता था, अब 1 साल का गैप रह गया है। तो यह हमारे जैसे लोगों ने सीनेट में बैठ करके इसको तैयारी कराई, या एक साथ 3-3 साल की परीक्षा एक साथ कराने का हम लोगों ने काम किया है, तब जाके यह गैप कुछ भरा है। और मैं एक बात और बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में चल रही थी तो इस मामले पर बड़ा तेजी से काम हो रहा था,
लेकिन जब से जदयू और राजद का सरकार आ गया है और शिक्षा विभाग में एक नकारा मंत्री हो गया है जिसका नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है, जिसका काम केवल सनातन का अपमान करना है, तुलसी को गाली देना है, रामचरितमानस को फूकना और फुकवाने का काम करना है। उसको विश्वविद्यालयों से उसको लेकर के कोई मतलब नहीं है। वो अब क्या बताएं किस प्रकार के लोग मंत्री हो जाते हैं, वो भी शिक्षा मंत्री अपने को प्रोफेसर कहते हैं। तो ये अब हमारी टिप्पणी छोड़ दीजिए, गजब की टिप्पणी है, लेकिन इतना जानते हैं कि ये शिक्षा मंत्री मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। तो जो मंत्री खुद दिवालियेपन का शिकार हो वो शिक्षा की व्यवस्था को क्या सुधार करेगा? तो शिक्षा की व्यवस्था में जब आप लोग लगभग 15 साल बिहार में सत्ता के केंद्र में थे, तब आपने सुधार के लिए क्या कदम उठाए, जरा वो भी बता दीजिए, आपकी पार्टी ने क्या किया था? बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। केवल आप गोपालगंज की बात देख लीजिए, मैं गोपालगंज का उदाहरण देता हूं। इसी हमारे जो विधानसभा कुचाय कोटा उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, सैनिक कॉलेज दिया, दो एनएम कॉलेज दिया, नर्सिंग कॉलेज दिया। डिग्री कॉलेज की भी मांग पंचदेवरी में काफी लंबे समय तक उठती रही है। और देखिए डिग्री कॉलेज के बारे में एक बहुत मैं स्पष्ट आपको बात कह देता हूं, क्योंकि एज ए सीनेट मेंबर एक नहीं अनेक बार हमने हमारे ही प्रस्ताव पर कई बार राज्यपाल के यहाँ गया, राज्यपाल से सरकार में भी गया। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बिहार की सरकार में, जहां होना चाहिए, इस पर हमारे माननीय विधायकों को बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। दुख किस बात का है कि बिहार की सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके कह दिया है कि बिहार में कोई भी डिग्री कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या कोई व्यक्ति प्राइवेट भी बगैर सरकार के अनुमति के नहीं खोल सकता है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय और राज्य भवन चाहते हुए भी नहीं खोल पा रहा है। जब तक बिहार के विधानसभा में फिर बिल ला करके और ये बात पेश नहीं होगी कि अब खोलने की सबको स्वतंत्रता दी जाती है, तब तक यहाँ कोई डिग्री कॉलेज खुलने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन आपको नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, उनके जदयू के और आरजेडी के तमाम नेताओं से पूछना चाहिए कि इस प्रकार का कानून क्यों बना है। यही कारण है कि सरकारी डिग्री कॉलेज तो खोलिए, छोड़िए, कोई प्राइवेट भी अपना डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस बिहार में नहीं खोल पा रहा है। नहीं तो यकीन मानिए आज बिहार में यह परमिशन सरकार दे दे कि कोई भी व्यक्ति अपने खर्चे से अपना विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज खोल सकता है, तो बिहार में भी तमाम लोग खोल सकते हैं, गोपालगंज में भी तमाम लोग खोल सकते हैं। लेकिन सरकार ने विधानसभा में कानून बना करके किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान को खोलने से रोक रखा है। यही कारण है कि डिग्री कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर जब भी जदयू के किसी नेता से मुलाकात होगी तो उनसे ये सवाल हम स्पष्ट तौर पर पूछेंगे कि सरकार ने ऐसा बिल ला करके और कॉलेजों के खुलने पर रोक क्यों लगाया। आपको यह ध्यान में होना चाहिए, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जब सीनेट के मेंबर में बैठते होंगे, हम आप कहेंगे तो हम लोग बड़ा मजबूती से अपनी बात रखते हैं जी, हर विषय पर रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने इस पर रोक लगाया हुआ है। नहीं तो मैं केवल मेरी अपनी हैसियत है कि हम पंचदेवरी में डिग्री कॉलेज खोल दें, लेकिन नहीं खुल पा रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग इससे अवगत हैं। हालांकि सदन में आपके भी लोग हैं, आप अपनी पार्टी के स्तर से एक बार प्रयास कीजिए कि डिग्री कॉलेजों पर ये जो रोक है वो हट सके। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें गोपालगंज जिले के लोग शामिल हैं और जिनमें छात्र और छात्राएं भी हैं जो अपना भविष्य गोपालगंज में शिक्षा के क्षेत्र में तो कमोबेश नहीं देख पा रहे हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूंगा कि आप चिंता न करिए। जितना लेट हो गया उतना लेट हो गया। अब मात्र साल भर के अंदर बिहार में भाजपा की पूर्ण सरकार बनने वाली है और शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा और बड़े पैमाने पर सुधार होगा। इस डिग्री कॉलेज ही नहीं, तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको गोपालगंज और पूरे बिहार में देखने को मिलेंगी। जहां तक अब तक की व्यवस्था रही है, मैं निवेदन करूंगा कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए, देश की सेवा के लिए काम करिए, अपने बूते पर भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से लेकर तमाम व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके आपको सरकार बनने के 1 साल के अंदर देगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी। ऐसी ही तमाम शख्सियतों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, होती रहेंगी इनसे मुलाकातें। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।